नमस्कार, मैं अश्विन। कहते हैं दुनिया को ताजमहल देने वाले मुगल बादशाह शाहजहां ने कहा था, इस दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। कई हिंदी फिल्मों में भी हमने जन्नत के नज़ारों को देखा है इस जन्नत में। लेकिन साल 1990 के बाद से बीते 26 साल में ऐसा क्या हुआ? क्यों अब जन्नत को जन्नूम की तरह देखा जाता है? क्या कारण है? इस चुनाव से पहले कश्मीर का जिक्र होता है, हर बार ऐसा होता है। कश्मीर को है कि सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया। आतंकवाद से लेकर देश के हर मसले पर कश्मीर का नाम इन दिनों सबसे ऊपर है। कश्मीर की आवाम और कश्मीर के विस्थापितों के दर्द का क्या ऐसे हालात में कोई रास्ता निकल सकता है? कश्मीर को लेकर जिन बातों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के चुनाव एजेंडे में था, कि आज वो उस मसले के हल के करीब हैं? तफसील से बात होगी, खास मेहमानों के साथ जारी रहेगी आपकी राय। कश्मीर क्या कहता है, बात होगी। बीजेपी नेता मनीष पारिक साहब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं। माकपा से भंवर सिंह जी शेखावत हमारे साथ हैं। साथ ही कश्मीर विस्थापित मंच के संयोजक राजेश पंडिता जी बातचीत में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए एक रिपोर्ट का रुख करते हैं, जहां चंद सवालों का इशारा है। देश में सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे और इस पर छिड़ी बहस ने एक बार फिर से कश्मीर के दर्द को जिंदा कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सियासत ने आम कश्मीरी आवाम को हाशिए पर डाल दिया। वो बात ज्यादा पुरानी नहीं थी जब 10 जुलाई को आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में अमन की हवाओं की रफ्तार को दहशत की आग ने मंद पटक दिया था। 2 महीने से ज्यादा वक्त के कर्फ्यू के दौरान 10 जिलों में हिंसक प्रदर्शन के बीच 70 से ज्यादा आम नागरिक और आधा दर्जन सुरक्षा बलों के जवान की मौत हो गई। यकीनन खुद घाटी के लोगों को भी आज अपनी ये तस्वीर रास नहीं आएगी। 14 सितंबर 1979 से लेकर 4 जनवरी 1990 के दरमियान सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और जाने माने वकील कश्मीरी पंडित तिलक लाल तपलू का JKLF ने कत्ल कर दिया। उसके बाद जस्टिस नीलकांत गंजू को भी गोली मार दी गई। सारे कश्मीरी नेताओं को एक एक करके मौत के घाट उतारते गए। सारे कश्मीरी नेताओं की एक एक करके हत्या कर दी गई। घरों पर चस्पा धमकियों के बीच 35,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ दिया। और यही वो लम्हा था जब जन्नत के जन्नू बनने की शुरुआत हुई। साल दर साल ये हालात बिगड़ते गए। बॉर्डर पार की घुसपैठ ने अमन और चैन को इतिहास का हिस्सा बना दिया। रोजाना की हिंसक झड़प और प्रदर्शन आम कश्मीरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। शायद कोई कश्मीरी ऐसा भी नहीं चाहेगा। बीते दिनों वानी की मौत के बाद कश्मीर का मसला चर्चा में आया। युवा और इनसे जुड़े मसलों पर बात होने लगी। घाटी में किस तरह से पुराने दिन लौटाए जाएं, इसको लेकर मुहिम तैयार की जाने लगी। सीधा सा सवाल है, क्या मोदी सरकार कश्मीरियों का दिल जीत पाएगी और इसके लिए क्या समस्याएं हल होंगी? FirstIndiaNews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी ये बता सकते हैं कि सवाल पर आज शाम आपने क्या सोचा है। कई तरह के सवाल हैं। मौजूद व्यवस्था में केंद्र में बीजेपी है। कश्मीर की बात की जाए तो PDP के साथ संयुक्त गठबंधन में भाजपा वहां सरकार चला रही है। मैं नवंबर 2015 का जिक्र यहां पर करना चाहूँगा। शेरे कश्मीर स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा होती है। वहां अटल जी को याद किया जाता है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान कश्मीरियत के बिना अधूरा है। उसी बात को लेकर मैं आना चाहता हूं। मनीष पारिक साहब, सबसे पहले आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन क्या अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पर चलते हुए अमन बहाली को कायम कर पाएंगे? अश्विनी जी, एक मजबूत सरकार में जब भरोसा होता है तो अमन बहाली का रास्ता मजबूत होता है। बड़ी बात यह है कि जो वहाँ लोग अशांति फैला रहे हैं वो अलगाववादियों के साथ है, पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं। जहाँ पे भारत के झंडे
और कश्मीर के झंडे की लड़ाई आप देखते हैं, ऐसे हालातों में निश्चित तौर पर समय लगता है, लेकिन सबसे बड़ा संदेश जो पहला होना था वो हो गया है कि मोदी झुकने वाले सरकार के प्रधानमंत्री। एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, 12 जुलाई को आपकी सरकार 100 दिन पूरा कर रही थी कश्मीर में। उससे ठीक 3 दिन पहले एक दहशतगर्द को मारने पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि करीब 90 दिन के आसपास, जो कि रिकॉर्ड है, कश्मीर में ये कर्फ्यू चला। ऐसे हालात में आपको लगता है कि आप मुमकिन कारगर कदमों की ओर बढ़ रहे हैं? दो बातें हैं। जो शांति बहाली की बात है उसकी कमान मुख्यमंत्री साहिबा ने संभाल रखी है, और जो सख्ती की बात है सरकार की सेना द्वारा या दहशतगर्दों को खुला नहीं छूट दी जाए, उसकी कमान केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों ने संभाल रखी। तो मुझे लगता है दो तरफ की कार्रवाई हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात यह भी है कि लोगों को लगता है कि पहले की जो सरकार मजबूत होती है उसके इरादे बदले नहीं जा सकते। अगर इस बात का लगातार हैमरिंग होती रहे तो लोगों को विश्वास होने लगता है कि हमें कुछ ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज अब ये सरकार में ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये संदेश देने में ही इतना समय लगा है, इसलिए ये थोड़ी जटिल समस्या है, क्योंकि पुरानी भी है और जो लोग लड़ने वाले हैं वो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। रावी, झेलम, चिनाब तमाम नदियां ठीक 1 साल पहले उफान पर थी कश्मीर में। उसी दौर में बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली कश्मीर में मनाई। करीब 1 बरस बीतने वाला है। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये 3 मंत्र लेकर कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। उसी दौरान एक और चेतावनी वहां से जारी की कि कश्मीर की समस्या के हल के लिए हमें दुनिया की सलाह की जरूरत नहीं है। आज के हालात में क्या लगता है, मोदी ने इस पूरे खेल को बिगाड़ दिया या फिर कहीं आगे बढ़ते नजर आते हैं? देखिए अश्विनी जी, अब मोदी सरकार को मुझे लगता है कि 2 साल से ऊपर होने के बाद पॉलिटिक्स ऑफ सिंबोलिज्म से बाहर आना चाहिए। ये ठीक है कि दीपावली आप वहाँ मनाते हैं और न जाने अटल बिहारी जी के उस नारे को लेकर के उसका महिमा मंडन करते हैं, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत। ये ठीक है, नारा अच्छा था, लेकिन यदि उसी नीति पर चलने का प्रयास करेंगे तो विफलता ही मिलेगी। उन्होंने जिस प्रकार से लाहौर बस की शुरुआत की, सद्भावना की बात की, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान ने उसी हिसाब से प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया और उसी पर चलते हुए। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे या मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में थे, तब के उनके वक्तव्य, तब की उनकी सारी बातों के विपरीत उन्होंने अपनी नीति को अंजाम दिया और इसका खामियाजा जनता भुगत ही रही है। कश्मीर के जो हालात हैं बद से बदतर होते गए। एक एक्सट्रीमिस्ट के मारे जाने पर जिस प्रकार से शहादत का उसको जामा पहनाया गया, पाकिस्तान सब, इसमें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जो पनप रहा है, फल फूल रहा है। आज भी 3 जगह ऐसी दुर्दांत घटनाएं घटी जो हमारी इंटेलिजेंस। लेकिन बीच में आपके एक शब्द पर आना चाहता हूँ, चरमपंथी शब्द आपने इस्तेमाल किया, बीजेपी उसको आतंकवादी कहती है। इन दोनों विश्लेषणों में मैं फर्क जानना चाहता हूं। यूपीए सरकार और मौजूदा एनडीए सरकार, क्या ये चरमपंथ और आतंकवाद की लड़ाई में फर्क यही था? देखिए अश्विनी जी, एक्सट्रीमिस्ट हो या टेररिस्ट हो, कमोबेश श्रेणी तो एक ही है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो फिर उनमें और हमें एक अंतर और समझना पड़ेगा। हम नेशनलिज्म में, पेट्रियाटिज्म में विश्वास करते हैं, वो जिंगोइज्म में विश्वास करते हैं, उनमें भी बहुत बड़ा अंतर है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आतंकवाद आतंकवाद ही है, चाहे उससे एक्सट्रीमिस्ट मान लीजिए, अलगाववादी मान लीजिए, आतंकवादी मान लीजिए, लेकिन आपकी नीति क्या है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। एक तरफ आप कह रहे थे कश्मीर, तो आप गिर जाएंगी। कांग्रेस राज में जितना अलगाववादियों को, खासतौर पर हुर्रियत को बढ़ावा मिला, कैसे कहेंगे आप? देखिए कांग्रेस राज में क्या हुआ, उसके बाद भी जितने ज़्यादा अटैक्स अभी हो रहे हैं, जितना ज़्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है, यदि उसे समझने का प्रयास करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो डिफ्लेक्शन सिर्फ वर्बल हुआ और वर्बल होने के कारण ज़्यादा नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग आज हमारे क्षेत्रों में अल्पसंख्यक हैं वो वहाँ बहुसंख्यक हैं। अब एक सरकार ये कहते हैं संकेत और संदेश की बात होती है, तो संकेत और संदेश इतना विपरीत जा रहा है कि आप एक तरफ तो कहना चाहते हैं कि हम सबके लिए हमारी नीति एक है, भारत का प्रत्येक नागरिक हमारे लिए एक समान है, सबके लिए अधिकारों की समानता होनी चाहिए, सबके प्रति हम जो योजना है सबके लिए लागू होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप ऐसे रैबिड ऑर्गेनाइजेशंस को भी पनपा रहे हैं जो आपकी भावना, जो कि वास्तविकता में तो आपकी विचारधारा है और उस विचारधारा को प्रमोट करने के तहत
जिस प्रकार का वातावरण निर्मित करे पूरे देश में, उसका रिफ्लेक्शन वहां देखने को मिलता चलिए, है। देखिए अश्विनी जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज और है। एक बात इन्होंने कही कि वहाँ मुख्यमंत्री हैं जो वहाँ व्यवस्थाओं को अंजाम दे रही हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और जो कानून व्यवस्था है उसको सशस्त्र बल उसको देख रहे हो केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में। लेकिन आप वहां सहभागी हैं सरकार में, आप मुख्यमंत्री पर सिर्फ ये नहीं कह सकते मुख्यमंत्री जिम्मेदार, आपकी सहभागिता या तो सत्ता लालू। मैं आता हूँ, ये सवाल मैंने किया है मनीष पारिक साहब से। भंवर सिंह जी, एक सवाल है, कश्मीर के नाम पर सुंदर पहाड़ सबको दिखते हैं, कश्मीर के नाम पर आतंकवाद, वहां पर जो दहशतगर्दी है वो सबको दिखती है, लेकिन क्या कश्मीर के नाम पर कश्मीरियत नजर आती है? देखो, अभी तक जो भी सरकारें रही है ना, इसका राजनीतिक फायदा उठाने का काम उन्होंने किया है। उनकी जो वास्तविक समस्या है उस पर आज तक किसी भी पार्टी ने ध्यान दिया नहीं है। आपने देखा कि कांग्रेस ने भी बहुत बड़ी गलती की कि शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके और बरसों तक उनको जेल में डाल के रखा। वहाँ की जनमत जिस नेता को चाहती है, आप उसको ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके आप जेल में डालेंगे तो उसका विद्रोह खड़ा होता है वहाँ से। और सन 1990 के बाद में जो नीतियाँ रही है सरकार की, वो बहुत ही गलत नीतियाँ रही है। और अब मोदी सरकार के आने के बाद तो उसका पूरी तरह से जो आप देखेंगे कि बहुत बुरे हालात इन्होंने पैदा वहाँ कर दिया। अभी मनीष जी बोल रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री, वो तो खुद एक कैदी है वहाँ पे आज की तारीख में, वो पुलिस के घेरे में रहती है, वो जनता के बीच में जाके बात भी नहीं कर सकती। एक मुख्यमंत्री अपनी प्रदेश की जनता से संवाद ही अगर नहीं कर सकता है, वो उनके बीच में जा नहीं सकता, वो खुद एक कैदी बना हुआ है, पुलिस की कस्टडी में रह रहा है। और एक सेना जो हमारे देश की है वो कश्मीर को चला रही है। तो सेना जो है वो देश में सत्ता चलाने का काम नहीं कर सकती, वो दुश्मन से लड़ने का काम कर सकती है, वो रखी इसीलिए गई है। लेकिन ये बीजेपी की सरकार उसको अपने देश के लोगों से लड़ने का काम ले रही है। यूपीए और एनडीए की नीतियों में कोई फर्क आता है? मनमोहन सिंह 10 साल राज कर गए, 2 साल पूरे करने जा रहे हैं दोनों ने। देखो शुरू से कांग्रेस ने इस समस्या को रखा है लगातार, और बीजेपी ने इसमें और आग में घी में डालने का काम किया। अभी सेना जो काम कर रही है वो क्या कर रही है? आग में घी डाल रही है। वो शांति बहाली का काम नहीं हो सकता इन लोगों से। आज आप देखो कि एक आतंकवादी मरता है, 2 लाख लोग वहां उसके जनाजे में शामिल हो जाएं, 20 लाख लोग उसको जो है उसको श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। आज ये आतंकवाद जिस तरह से चल रहा है उससे निपटने की कोई कार्रवाई हम कर ही नहीं पा रहे, और लगातार हमले पाकिस्तान से हो रहे हैं। हमारी सरकार विदेश नीति में बिल्कुल पूरी तरह से फैल होकर रखी हुई है। मोदी जी एक नाकाम प्रधानमंत्री देश में साबित हो रहे हैं, केवल भाषण देने से सत्ता नहीं चलती है। पंडिता साहब का रुख करूं, उससे पहले मनीष जी से मैं इस पर कमेंट चाहूंगा कि आप यूपीए और एनडीए की बात कर रहा था मैं, तो क्या विजन में फर्क है यहाँ पर? दोनों के लिए एक सा कमेंट है माकपा का। मनीष पारिक साहब, अब ये तो इनको पता ही नहीं है। एक तो कह रहे हैं कि विदेश नीति फेल है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को आपने कहा था मोदी जी कामयाब है, आपने कहा था मोदी जी कामयाब है पूरी। मैंने इसलिए कहा, देखो इनको तो 7 बातें बोल दी एक साथ जो तारतम्य नहीं रखती। अरे तो कितनी बोले, जो सारी बातें वही बोलनी पड़ेगी, तो आधी बोलेंगे आप सारी तरह से बोलना ही तो है। अरे तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ भाई साहब, आप कश्मीर में रहते हो, अभी आप ये बड़ी बात की गुलामी कर रहे हो। कौन की गुलामी है? तो कहो ना, हुर्रियत को जाके बोलो ना, इसको मिलने दो मुख्यमंत्री को, जाओ कह दो सीपीआईएम को भेज दो, ये गए थे हुर्रियत के पास, और क्या हुआ फिर? आप कमाल कर रहे हो। मतलब आपने क्या बात कर दी? आपने हुर्रियत को गले लगाया, दूध खाया। अरे गए तो गए, अब आप मुख्यमंत्री को हमने कैद में रखा हुआ है। क्यों डर रहे, क्यों बिल में बने बैठे दिल्ली के? क्या होता है? तो गए थे कश्मीर में, मनाने गए थे, सीपीआईएम वालों को 2 सीटा 3 एक बार भी 90 दिन से वहां पर जो है समझ में आता आपको बात? 90 दिन से कर्फ्यू लगा है, 100 लोग मारे गए, 14,000 लोग घायल हैं। अब क्यों नहीं जा रहे प्रधानमंत्री? अब तो बैठे हुए दिल्ली में, कैद में रखा हुआ है। चलिए पंडिता साहब आपकी के पास आते हैं, मसला आपसे जुड़ा हुआ है, क्या आप संतुष्ट हैं? राजेश पंडिता जी, भंवर जी भाई साहब ने भी ये कहा है कि भाई इतने वहाँ मर गए, इतने वो गए। तब भंवर जी भाई साहब कहाँ थे जब कश्मीर में 1990 में हिंदू मर रहे थे, हिंदू वहाँ से भाग रहे, तब आप कहाँ थे? आज मोदी जी जो वहाँ कर रहे हैं, ये हम 1990 के बाद में चाहते थे होना चाहिए था, वो 26 साल बाद में। मैं ये कह रहा हूँ जो ये आपने करा है पहले होना चाहिए था। उन लोगों को पता चले कि नहीं हिंदुस्तान कुछ चाहता है, मगर क्या 26 साल बैठने के बाद आज कश्मीर के हैं। मैं भी कश्मीर जाके आया हूं, कश्मीर के कश्मीर के इनको बोलने दो, पहले होना चाहिए था। कश्मीर का बोलने दो। 26 साल बाद पहले होना चाहिए था। आतंकवादी की माहिती मत करो, मैं कह रहा हूँ आतंकवादी की माहिती मत करो। उन्होंने जो किया उनका दंड मिलना चाहिए उनको, इससे ज्यादा होना चाहिए। इतना वो मत करिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। पंडिता साहब, क्या मौजूदा सरकार से आपको उम्मीद है, और उम्मीद क्या है? चलिए भंवर सिंह जी, हम चाह रहे हैं इससे ज्यादा। छोटे से ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं, तुरंत चर्चा जारी रहेगी।